अभी हम पहुंच गए नागपुर के बाईपास पे और तेल डलवाना है। आगे का सफ़र जो है वो भी इतना ही है, लगभग 350 किलोमीटर या 370 किलोमीटर हो जाएगा मैक्स, इतना और जाना है। जो गूगल बता रहा है वो 6.5 घंटे बता रहा है। देखते हैं कितनी जल्दी पहुंचते हैं। रोड की कंडीशन पे ज़्यादा डिपेंड करेगा। वेदर बहुत अच्छा है, धूप नहीं है, थोड़ा बादल हो रखे हैं। बारिश वगैरह नहीं हुई तो उम्मीद है कि अगले 5 घंटे में जहाँ से चलने के बाद मैं 5 घंटे के अंदर अंदर वहाँ लगा दूँगा। तो काफ़ी समय हो गया था चलते हुए, काफ़ी दूर आ गए थे, तो सोचा कि एक बार बोनेट के नीचे भी नज़र मार लें कि क्या हालत है। बीच बीच में देखते रहना चाहिए। अब गाड़ी लंबे सफ़र पर चलाते हैं, थोड़ी समय बाद प्रॉब्लम नज़र तो नहीं आ रही, कोई तेल वगैरह तो नहीं उछल रहा, तो ये ज़रूरी हो जाता है। कुछ ऐसा है नहीं है, कोई प्रॉब्लम विजिबल हो। तो इसके बोनेट में भी जो है सब सही सलामत है अभी तक। होप आगे भी ऐसा ही रहेगा। फ्लूइड वगैरह है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छी बात है कि जो प्रॉब्लमेटिक लगे। ऑटो कट हो जाएगा ना? ऑटो कट ऑनलाइन बंद है। कैश कैच होगा सिर्फ। हाँ। तो दोस्तों तेल डलवा लिया है, लेकिन भाई के पास ऑनलाइन पेमेंट का कोई जुगाड़ नहीं था, तो टैंक फुल नहीं करवाया, 3000 का ही डलवाया जितना डल गया। और बाहर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हुम्मस बहुत ज़्यादा है। हुम्मस शायद बारिश वाला मौसम है अभी, इस वजह से। चलो जी, चलो 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 चलो, आ गए जी हाईवे पे। तो अभी यहाँ से 3 बजे चलें, बस ऐसे ही 1 घंटा निकल गया खाते पीते। जहाँ पे थोड़ा टाइम बचाया जा सकता था, लेकिन एक्स्ट्रा लग गया। अब टारगेट यही है कि 5 घंटे के अंदर अंदर पहुँचा जाए। अगर हालात साथ देते रहे और मौसम भी ठीक रहा, रोड भी अच्छा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, पहुंच जाएंगे। बारिश अगर होनी शुरू हो गई तो बारिश में गाड़ी आप तेज़ नहीं चला सकते, चलानी भी नहीं चाहिए, वो ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ पर जो एग्ज़िट है वो ले लिया गया है। तो जो गूगल वाली महिला वो कह रही है कि ये हाईवे 361 है। तो यहाँ पे हमने जो हाईवे 44 था वो छोड़ दिया है, वो आगे हैदराबाद के लिए सीधा निकल गया है। तो हम जो आ गए हैं दूसरे हाईवे के ऊपर। नागपुर से थोड़ा आगे आने के बाद आपको हैदराबाद वाला हाईवे छोड़ना होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अपने हाईवे की नंबरिंग होती है वो ऑड इवन के हिसाब से होती है। जो हाईवे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ होते हैं सीधा एक तरह से, उनको जो है वो नंबर दिया जाता है, वो जाता है इवन, मतलब 2, 4, 6। और जो हाईवे चलते हैं ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, उनको दिया जाता है नंबर ऑड। तो अगर ऊपर से हम आ रहे थे, जब झांसी से नीचे की तरफ सागर आ गया, आगे नागपुर आ गया, तो हाईवे 44 था। वो एक तरह से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा था, जहाँ कह लो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा था, किसी भी तरह से आप ले लें। लेकिन जो हाईवे कोई गुजरात से बंगाल की तरफ जाएगा या बंगाल से गुजरात की तरफ जाएगा, इस तरह से जो हाईवे जितने भी होंगे उनका जो नंबर होगा वो ईवन नंबर। तो अगर आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, उसका नंबर देखकर आप ये थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि क्या वो हाईवे जो है नॉर्थ साउथ की तरफ जा रहा है, दूरी लंबी डिस्टेंस पे जाएंगे, जहाँ फिर जो वो हाईवे है वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ जा रहा है। ये नंबर सिस्टम काफ़ी कंट्रीज़ में होता है, पहले अपने ऐसा सिस्टम नहीं था। ये 2008-9 के करीब सारे जो हाईवे हैं अपनी कंट्री के, उनका जो नंबरिंग है दोबारा की गई थी।
इस बात का एहसास मुझे हुआ था बहुत समय बाद पता चला था। जो अपना NH1 है, पहले कहते थे दिल्ली से अमृतसर रोड था, जो पहले किसी समय दिल्ली से लाहौर रोड हुआ करता था। भारत का पहला हाईवे जो पक्का हाईवे बनाया गया था ईंट के साथ, उसका नंबर चेंज हो गया था। तो ऐसे डिस्कशन में एक दिन बैठे बैठे पता चला यार वो तो NH1 है ही नहीं अभी। काफ़ी ज़्यादा जुड़ी थी उस हाईवे के साथ। बड़ा दुख सा हुआ यार, ले इस हाईवे का नंबर ही बदल दिया गया है। चलो होता है, सरकारों की अपनी मौज होती है। तो चलिए जी, हमने एक दूसरा हाईवे पकड़ लिया है। अब इसके नज़ारे लेते हैं। थोड़े बादल हैं, मौसम, धूप बिल्कुल नहीं है। समय भी अब 3:30 का ही है अभी। पूरा रास्ता आज ऐसा रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं खिली। हरी भरा एरिया है चारों तरफ, बहुत ही शानदार व्यू है। जैसे ही हमने नया हाईवे पकड़ा है तो हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है। थोड़े थोड़े समय बाद अब वाइपर लगाना पड़ रहा है। तो ये मौसम ज़्यादा ख़राब ना हो तो ही बेहतर है। अभी लो जी, एक टोल और आ गया है। यहाँ पे जो टोल्स हैं वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं गडकरी जी, उनका बयान था कि शायद जून या जुलाई को उन्होंने टाइमलाइन दी थी कि जो भी अगर 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल नहीं होगा। मैं जहाँ देख रहा हूँ कि 50 किलोमीटर के अंदर शायद कम से कम 3 टोल तो आ ही चुके हैं। और उन्होंने कहा था कि वो सारे बंद कर दिए जाएंगे, 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होगा। पता नहीं, काफ़ी खासकर महाराष्ट्र में देख रहा हूँ टोल्स बहुत ज़्यादा है। बहुत थोड़ा चलते हो कहीं ना कहीं आपको टोल मिल जाता है। ये भी अपने आप में एक बात है कि ठीक है, रोड अच्छे बने हैं, बिल्कुल बने हैं, और वो टोल लगेगा उसके ऊपर। और लेकिन डिस्टेंस थोड़ी हो दोनों टोल्स में। तो जैसे अभी खड़े हुए हैं हम, चाहे फास्टैग लगा हुआ है, सामने कोई मसला हो गया है, आपकी एक बार स्पीड टूटती है, वरना आप वही पॉइंट से अगर आप 80 किलोमीटर की स्पीड से जहाँ का एवरेज 60-70 से भी निकल जाओगे, नहीं तो एक बार आपको रुकना ही पड़ता है। तो स्पीड टूटती है उससे, है ना। टाइम तो लगता ही है, 10-15 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है अगर आप थोड़ी दूरी तक जा रहे हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा देखना चाहिए। नंबर ऑफ़ टोल्स कम करने चाहिए। सरकार टोल तो लेगी, और चाहे हाईवे बनने के बाद जो है जनता पे करती है, जो उसको यूज़ करती है, कई सालों तक पे करती है, तो शाबाशी सरकार लेती है। ये भी कमाल की बात है कि जो लोग हैं वो हाईवे के लिए पे करते हैं, साथ में शाबाशी भी देते हैं। हाँ ठीक है, चलो जो भी है बढ़िया है। हर खेत में इस समय जो है बैल चल रहे हैं। सामने एक बैलगाड़ी खड़ी है, मैं थोड़ा स्लो करके दिखा देता हूँ। वो उधर बैल दूर है, ये आपको बाईं तरफ बैलगाड़ी नज़र आएगी, ये देखिए। और बैल थोड़े दूर हैं, खेत के अंदर हैं। बैलगाड़ी और खड़ी है, ये देखिए, बाईं तरफ बैलगाड़ी नज़र आएगी आपको। ये बैलगाड़ियाँ भी वो लोहे के टायर वाली बड़ी या लकड़ी के टायर वाली जो होती थी पुराने समय, बैलगाड़ियाँ रहती, यहाँ पे काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है इनका। चारों तरफ मैं देख पा रहा हूँ बैलों का इस्तेमाल हो रहा है। तो खेती काफ़ी हो रही है इस एरिया में। अभी हम रत्नापुर करके कोई जगह है। Continue for 130 kilometers. अच्छा, तुझे भी बोलना था, ठीक है। तो बैलों का इस्तेमाल अभी भी काफ़ी है। दूर तक देखा जाए तो जो खेत हैं वो तैयार हो रहे हैं। थ्रू आउट द महाराष्ट्र मैंने अभी देखा है कि ज़्यादातर जो खेत हैं नई फसल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। अगर ख़ास तौर पर हरियाणा पंजाब की बात करता हूँ कि मैं ज़्यादातर वहीं ट्रैवल करता हूँ, वहाँ पे क्या रहता है कि कुछ खेत तैयार होते हैं, अगर कोई सीजन है भी, तो दूसरे खेत में जो है वो, यहाँ देखिएगा बैल चल रहे हैं बाईं तरफ, और कोई ना कोई फसल दूसरी खड़ी रहती है। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दूर दूर तक मैं देख रहा हूँ खेत हैं, खाली हैं, वो तैयार किए जा रहे हैं नई फसल के लिए। कोई मुझे लगता है धान की खेती ज़्यादा यहाँ होती नहीं है। तो सामने एक और टोल आ गया है,
तो इसको पे करके निकलेंगे। चलिए जी, लीजिए, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जाओ। तो ये होता क्या है कि जहाँ पे खेती, जो जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझे ट्यूबवेल बहुत कम नज़र आते हैं, क्योंकि खेत होता है तो खेत में कहीं ना कहीं ट्यूबवेल आपको नज़र आ जाते हैं। ट्यूबवेल कम है, खेती लग रहा है कि ज़्यादातर बारिश पे निर्भर कर रही है। थोड़े दिन पहले यहाँ बारिश हुई है, इसलिए जो किसान है यहाँ देखिए, फिर एक बाईं तरफ बैल के साथ अपना खेत जोत रहे हैं। तो खेती इरिगेशन सिस्टम अगर ट्यूबवेल वाला नहीं है तो ऐसे ही होगा फिर, है ना, कि एक मौसम आएगा, एक थोड़ा समय मिलेगा किसानों को अपने खेत को तैयार करने के लिए। जब बारिश होगी तो खेत तैयार होगा। तो ऐसा तब होता है जब आपकी खेती जो है वो मौसम पे निर्भर है, बारिश पे निर्भर है। क्योंकि जब ट्यूबवेल है, इरिगेशन का दूसरा सिस्टम है, तो किसान जो है वो अलग अलग फसलें उगा सकता है, उसकी डिपेंडेंसी बारिश पे नहीं है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसमें इरिगेशन को लेकर एक बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा। यहाँ पे कुछ पॉलिटिशियंस थे, उनके ऊपर बड़े बड़े स्कैम का इल्ज़ाम लगा था। वो इरिगेशन से रिलेटेड ही था कि उन्होंने जो इरिगेशन के लिए फंड्स वगैरह आए थे उनमें कोई प्लस माइनस किया था। इरिगेशन सिस्टम और बेहतर हो जाए इस एरिया में तो प्रोडक्टिविटी जो है वो और बढ़ जाएगी। एक जो और चीज़ मैंने जहाँ ऑब्ज़र्व की है, जहाँ पे जितने भी बैल हैं, जहाँ फिर गाय हैं, वो देसी नस्ल के ज़्यादा हैं। आपको सफ़ेद कलर मिल जाएगा, चसाने वाल भी दिखने को मिल जाएगी, लेकिन वो देसी जो होती गाय वो बहुत ज़्यादा है इस तरफ। लेकिन मुद्दा ये है कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा है। वाह यार, क्या क्या बेहतरीन दृश्य है। आप नज़ारा आ गया ये देखकर। दोनों तरफ एक तरह चट्टानें खड़ी हैं और सामने जो है वो पठार नज़र आ रहे हैं। वेदर बहुत ही खूबसूरत हो रखा है। ये देखो, हाईवे से एकदम मतलब टर्न आया और रोड ऐसा हो गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई रंगीन फिल्म चलते चलते एकदम ब्लैक एंड वाइट हो जाए और उसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो 1980 वाली हो जाए। पता नहीं मतलब आगे जाके क्या है, जैसे रोड एकदम से सिंगल कैसे हो गया। और अब यहाँ पे जो है एक फ्लाईओवर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। ट्रैफिक दोनों तरफ चल रही है। हालत जो रोड की है वो बहुत अच्छी ऑब्वियसली नहीं है। एक बाएं भी जा रहा है रास्ता, दाएं भी जा रहा है, सीधा भी जा रहा है। गूगल जी कह रहे हैं कि बाएं मुड़ जाओ, लेकिन मुझे डाउट है कि वो हाईवे है, तो इसलिए चल Turn left to stay on National Highway 361. ओके, लगा हुआ है बोर्ड भी नंदेड़ इस तरफ और नेशनल हाईवे। Continue on National Highway 361 for 23 kilometers. थैंक यू जी गूगल वाली महिला। लेकिन ये नेशनल हाईवे अभी यहाँ पे सिंगल हो गया है यहाँ पे आके। आगे ये कह रहा है कि टाउन है महागांव ही है शायद, ऊपर लिखा हुआ था बोर्ड पे। वो जो रोड इससे पहले आया था, सिंगल रोड हुआ था बीच में थोड़े समय के लिए, मुझे लगता है वो ट्रेलर था और मैं समझ नहीं पाया कि पिक्चर तो अभी बाकी है। तो पिक्चर मुझे अभी नज़र आई है, जो ब्लैक एंड वाइट वाली मैंने बात बोली थी। तो अब तो जब पूरी ब्लैक एंड वाइट मूवी चल रही है।
चलिए आगे चलकर देखते हैं। आज समझ में आ रहा है कि क्यों कहा जाता है कि जो महिंद्रा है वो गाड़ियाँ बनाती है तो इंडियन रोड्स को ध्यान में रखकर बनाती है। अगर आप हाईवे पे सीधा सीधा स्पॉट चल रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सी गाड़ी में हैं, लेकिन जब ऐसी जगह पे फंस जाते हैं जो इसका कॉन्फिडेंस आता है। आप अभी In 200 meters, turn left to stay on National Highway 361. क्या कह रही है, लेफ़्ट जाना है। लेफ़्ट तेरी अगर मैं बात मानूंगा बीबा तो तू मुझे फंसा देगी। एक मिनट रुक जाओ भाई। National Highway 361. हाँ तो जो गूगल वाली महिला है ये जहाँ पे ये भी बावली हो गई, क्योंकि इसने लेफ़्ट का अनाउंसमेंट दे दिया लेकिन लेफ़्ट से पहले एक राइट था छोटा सा, उसके बारे में नहीं बोला। तो वहाँ पे लेफ़्ट भी था जहाँ पे इसने लेफ़्ट बोला। अगर वहाँ लेफ़्ट ले लेता तो आज पता नहीं कहाँ पहुँचते, तो ऐसा भी हो जाता है जी। Continue on National Highway 361 for 2 kilometers. अब लाइन पे आ चुकी है ये। अब इसको भी नेशनल हाईवे 361 ही कह रही है। होगा भाई पुराने वाला होगा, कभी बना होगा। उमरखेड़ करके गांव का नाम है, गांव है टाउन है जो भी है, बोर्ड पे लिखा पड़ा है। अभी सिचुएशन ये है कि अब हम एक टाउन में, नाम अर्दापुर शायद कुछ है इसका, जो 20 किलोमीटर के करीब दूर है नांदेड़ से। रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। 7:48 हो चुके हैं तो 8 बजे का भी टारगेट पूरा होता नहीं दिख रहा। पिछला जो 100 किलोमीटर है ये पार करने में हमें लगभग 3 घंटे कह लीजिए लग चुके हैं। इतना भयंकर हालत थी। तो अगर ये रास्ता पहले की तरह मिलता तो मैं वही 100 किलोमीटर जो है वो 1.5 घंटे में निपटा देता। तो जी दोस्तों हम अपनी मंजिल लगभग पहुंच चुके हैं। जब हम चले थे सुबह 9:10 पे चले थे, अभी 8:20 हुए हैं और 750 किलोमीटर के करीब जो सफ़र था आज का। Continue for 2 kilometers. और इसमें 750 किलोमीटर में अगर देखा जाए 1 घंटे का ब्रेक भी था। कुल मिलाकर जो टाइम है वो 11 घंटे के करीब लग गए हैं या 10 घंटे। वो 1 घंटे का ब्रेक मैं निकाल दूं और कहीं ज़्यादा रुके नहीं। छोटी मोटी एक ब्रेक थी 10-15 मिनट की और ली। लास्ट वाले जो 100 किलोमीटर थे भाई उसने तो रुला दिया, बहुत ही भयंकर। मतलब इतना मैं जो पूरी गाड़ी चला के नहीं थका जब से चला रहा हूँ कल, जितना एक जो लास्ट वाले 100 किलोमीटर 125 किलोमीटर ने थका दिया। तो 14,450 गाड़ी चल चुकी है टोटल जब से हम चले हैं।